भी हमने मेटल्स और नॉन मेटल्स को उनकी बेसिक प्रॉपर्टीज के बेस पे डिफरेंशिएट किया था, जैसे मेलिएबिलिटी, डक्टिलिटी, लस्ट्रस, उनकी फिजिकल स्टेट के बेसिस पे, टाइप्स ऑफ आयंस के बेसिस पे, जैसे मेटल्स आर कैटायनिक एंड नॉन मेटल्स आर एनायनिक। तो उनके बेसिस पे हमने मेटल्स और नॉन मेटल्स को डिफरेंशिएट किया था। तो आज की क्लास में भी हम एक डिफरेंस का टॉपिक रह गया था, उस लेक्चर में हम नहीं कंप्लीट कर पाए थे, तो आज के लेक्चर में उसको डिस्कस करेंगे। उसके बाद मोस्ट इंपॉर्टेंट जो इस चैप्टर में आगे आपके पास है कि जब जो मेटल्स होती है वाटर के साथ रिएक्ट करती हैं तो क्या कंपाउंड बनते हैं, क्या क्या होता है उस टाइम पे, और जब मेटल एसिड के साथ रिएक्ट करती है तो क्या होता है, आज के लेक्चर में हम उसके बारे में स्टडी करेंगे। देखो भाई, मेटल्स की जो हमने डिफरेंशिएट किया था उनके बेसिस पे ऑलमोस्ट सभी प्रॉपर्टीज के बेस पे हमने डिफरेंशिएट कर दिया था उनको। तो आज की क्लास में जो लास्ट रहता था उसमें एटॉमिसिटी रहता था भाई, एटॉमिसिटी। एटॉमिसिटी होता क्या है, मेटल्स को और नॉन मेटल्स को डिफरेंशिएट करते हैं उनके नंबर ऑफ एटम्स के बेसिस पे, यानी कि जो एलिमेंट है कितने एटम से मिलके बना हुआ है, मोनो एटॉमिक है, डाई एटॉमिक है, ट्राई एटॉमिक है, उसके बेसिस पे हम मेटल्स और नॉन मेटल्स को डिफरेंशिएट करेंगे। अगर ऑलमोस्ट आप मेटल्स की बात करें तो मेटल्स सभी क्या होती है आपके पास, मोनो एटॉमिक होती है। क्या होती है भाई, मोनो एटॉमिक होती है। कभी ये तो नहीं देखा Na2 K2 लिखा हो Al2, हाँ आपने ये जरूर देखा होगा K2SO4 Na2SO4, ये जरूर देखा होगा। लेकिन आपको अगर आप वेपर स्टेट की बात करें तो जो मेटल्स होती हैं हमेशा आपको मोनोएटॉमिक फॉर्म में मिलती हैं। किस फॉर्म में मिलती है, मोनोएटॉमिक फॉर्म में मिलती हैं। तो मेटल्स आर मोनोएटॉमिक फॉर्म, यानी कि मेटल एग्जिस्ट इन मोनोएटॉमिक फॉर्म इन नेचर। अगर बात करें आप नॉन मेटल्स की, ये तो था किसके लिए, मेटल्स के लिए। अगर बात करें आप नॉन मेटल्स के लिए तो भाई नॉन मेटल्स में तो आपको डाई एटॉमिक, ट्राई एटॉमिक, टेट्रा एटॉमिक। अब डाई एटॉमिक की बात करते हैं तो जैसे गैसेस ले लेते हैं हम, हमारे पास हाइड्रोजन 2 एटम से मिलकर बनी हुई है, ऑक्सीजन 2 एटम से मिलकर बनी हुई है, क्लोरीन 2 एटम से मिलकर बनी हुई है, ठीक है। बात करें नाइट्रोजन N2 2 एटम से मिलकर बनी हुई है, तो डाइएटॉमिक के एग्जांपल हो गए। अब ट्राई एटॉमिक का एग्जांपल हो गया, जैसे O3 ओजोन 3 एटम से मिलकर बनी है ऑक्सीजन की। बात करें टेट्रा एटॉमिक P4 फॉस्फोरस, ठीक है। तो जैसे आपने देखा होगा सल्फर भी होता है एसिड मॉलिक्यूल्स, ठीक है। तो बहुत सारे आपके पास इसमें एग्जांपल हैं जिसमें आप ये कह सकते हो नॉन मेटल्स होती हैं वो पॉली एटॉमिक फॉर्म में एग्जिस्ट करती हैं नेचर में। किसमें भाई, पॉली एटॉमिक फॉर्म में। मेटल्स आर एग्जिस्ट इन नेचर इन मोनोएटॉमिक फॉर्म एंड नॉन मेटल एग्जिस्ट इन पॉलीएटॉमिक फॉर्म। पॉली मींस मैनी, अब मोनो मींस सिंगल, सिंगल एटम से मिलकर बनी हुई होती हैं, और जो नॉन मेटल्स होती है पॉलीएटॉमिक फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं। तो इसमें कुछ एक्सेप्शंस केस है नॉन मेटल्स के लिए कि जो नॉन मेटल्स होती हैं वो मोनोएटॉमिक भी होती हैं। तो एक्सेप्शंस केस क्या हो गया आपके पास, सभी के सभी नोबल गैसेस, सभी की सभी नोबल गैसेस आपके पास मोनोएटॉमिक फॉर्म में एग्जिस्ट करती है। तो ये क्या हो गया आपके पास, एक्सेप्शंस केस हैं, याद रखना है। नोबल गैसेस ग्रुप नंबर 18, ऑल नोबल गैसेस प्रेजेंट इन ग्रुप नंबर 18। तो आपके पास सभी की सभी नॉन मेटल्स हैं वो पॉलीएटॉमिक होती हैं एक्सेप्ट नोबल गैसेस, एंड ऑल मेटल्स आर फाउंड इन मोनोएटॉमिक फॉर्म। तो ये चीज याद रखनी है, यानी जो एलिमेंट है कितने नंबर ऑफ एटम से मिलकर बना हुआ है उसके बेसिस पे हमने मेटल्स और नॉन मेटल्स को उनकी एटॉमिसिटी के बेस पे हमने उनको डिफरेंशिएट किया है। एटॉमिसिटी पता लग गई क्या होती है। तो जो नेक्स्ट आपके पास इसमें टॉपिक आता है कि व्हाट हैपन व्हेन मेटल रिएक्ट विद वाटर। व्हाट हैपन
when metal react with water, क्या होगा, क्या कंपाउंड बनेंगे जब जब क्या करेगा, मेटल किसके साथ रिएक्ट करेगा, वाटर के साथ रिएक्ट करेगा, तो उस टाइम पे प्रिपरेशन क्या होगी उसके बारे में देखेंगे हम। तो मेटल्स की वाटर के साथ रिएक्शन से पहले हम आपके पास रिएक्टिविटी सीरीज जिसका जिक्र मैंने फर्स्ट चैप्टर में भी किया था, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, जब मैंने आपको बताया था उस टाइम पे आपको बताया कि चैप्टर नंबर 3 में हम रिएक्टिविटी सीरीज को याद करेंगे। आप फर्स्ट चैप्टर के जो हमारे लेक्चर है उनमें भी जाके देख सकते हैं। रिएक्टिविटी सीरीज के याद करने के लिए मैंने आपको एक निमोनिक्स बताया था जो आज भी हम डिस्कस करेंगे। और इस चैप्टर में तो आपके पास जो रिएक्टिविटी सीरीज है वो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, तो कृपया प्लीज ध्यान दें। तो रिएक्टिविटी सीरीज देखेंगे हम। अब रिएक्टिविटी सीरीज है क्या, यानी कि सभी मेटल्स जो आपके पास इंपॉर्टेंट मेटल्स हैं उनकी रिएक्टिविटीज के बेसिस पे हमने उनको एक सीरीज में अरेंज कर रखा है कि जो सबसे ज्यादा रिएक्टिव मेटल्स हैं, सभी के सभी को तो नहीं कर सकते। आई टोल्ड यू recently in my last topic there are 90% metals present in our periodic table, mean to say 91 or maybe 92 metals are present in our periodic table, so that's why we will just discuss about those metals in chapter, those are highly reactive and least reactive, so please concentrate here। reactivity series सबसे पहले पोटासियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, जिंक, आयरन, लेड, हाइड्रोजन, कॉपर, सिल्वर, गोल्ड, प्लेटिनम, मरकरी, सिल्वर, गोल्ड, प्लेटिनम। आपके पास रिएक्टिविटी सीरीज को याद करने के लिए निमोनिक्स है। निमोनिक्स हमारे लिए काफी हेल्पफुल होते हैं, तो हम अपनी तरफ से भी कुछ भी निमोनिक्स बना सकते हैं अपनी चीजों को सिंपल बनाने के लिए, उनको आसानी से याद करने के लिए। तो यहाँ पे देखेंगे निमोनिक्स आपके पास क्या बनता है, देखो के, कैसे क्या, पोटासियम, केदार, नाथ, का, Mg, माली, आलू, जिंक, जरा, फीके, पकाता है, अब ये चीज मत बना देना अभी, माली पकाने कब से लग गया, वो कुक थोड़ी अभी पकाता है। हमने बस अपने निमोनिक्स को अच्छी तरह याद करने के लिए हम सीरीज बना रहे। अब ये मत सोचना भी वहां पे तो केदारनाथ का माली आलू जरा फीके उगाता है, नहीं, हमें अपना मतलब किसी भी रूप में हम इसको याद कर सकते हैं। मेन चीज है कि भी हम इसको सिंपल बना के याद कर रहे हैं, तो उसके लिए निमोनिक्स है। तो केदारनाथ का माली आलू जरा फीके पकाता है, हाँ दिमाग यूज करना है, लेकिन हर एक जगह नहीं है कि भी हर एक जगह हम इसको निकालने लग जाए। सो प्लीज इसी तरह से इसको याद करें इस सीरीज को। कौन है कौन है भैया, आम आदमी पार्टी, तो कौन है केदारनाथ का माली आलू जरा फीके पकाता है, कौन है आप। तो इस निमोनिक्स के बेसिस पे हम इसको याद कर सकते हैं कि सबसे ज्यादा रिएक्टिव मेटल कौन से हैं, केदारनाथ, यानी कि पोटासियम एंड सोडियम। कैल्शियम की बात करें, इट इज ऑल्सो रिएक्टिव, मच रिएक्टिव, बट एज कंपेयर टू दीज टू मेटल्स ये थोड़ी कम रिएक्टिव है। इससे नीचे आते जाते हैं ये थोड़ा और कम रिएक्टिव है। बात करें इनकी, लेड से नीचे जो मेटल्स हैं, लेड, हाइड्रोजन इज नॉट ए मेटल्स, बट ऑन द बेसिस ऑफ देयर रिएक्टिविटी वी टुक पार्ट इन दिस रिएक्टिविटी सीरीज।
फॉर हाइड्रोजन बिकॉज हाइड्रोजन क्या है, आपके पास पीरियोडिक टेबल में देखा होगा आपने, उनको अल्कली मेटल्स के साथ नंबर फर्स्ट का प्लेस मिला है, बट हाइड्रोजन इज नॉट ए मेटल, इट इज नॉन मेटल्स। ठीक है, तो रिएक्टिविटी के बेसिस पे हमने इसको प्लेस दिया इस सीरीज में। ठीक है, तो आपके पास जिक्र करेंगे हम सबसे पहले जो हाईली रिएक्टिव मेटल्स है, इसको हमारे पास काफी हद तक इसको जरूरत है इस चैप्टर में, तो इसको हम साइड में लिख लेते हैं। देखो केदारनाथ का माली आलू जरा फीके पकाता है, सॉरी फीके फीके पकाता है, कौन है आप। ठीक है, इसको ऐसे याद रखेंगे, केदारनाथ का माली आलू जरा फीके पकाता है। इसको हमने यहाँ पे इसलिए लिखा है क्योंकि आगे मेटल की जब एसिड के साथ रिएक्ट कराओगे या फिर वाटर के साथ रिएक्ट कराओगे तो उस टाइम पे इस रिएक्टिविटी सीरीज की जरूरत पड़ेगी। यहाँ पे भाई स्पेस नहीं था, इसलिए हमने इसको साइड में लिखा है। तो देखो सबसे पहले हम बात करते हैं ऊपर वाली दो मेटल्स की जो काफी हाईली रिएक्टिव मेटल्स हैं, पोटासियम एंड सोडियम। भाई पोटासियम और सोडियम, आपके पास एनसीईआरटी में क्वेश्चन भी बनता है, व्हाई वी शुड केप्ट इमर्स पोटासियम एंड सोडियम इन केरोसिन ऑयल। भी हमें सोडियम और पोटासियम को केरोसिन ऑयल के अंदर इमर्स करके क्यों रखना चाहिए, बिकॉज दीज टू मेटल्स आर हाईली रिएक्टिव व्हेन दे कम इन कांटेक्ट विद एयर एंड मॉइस्चर दे कैन कैच फायर इजीली। भाई आसानी से आग पकड़ लेती है, सो दैट्स व्हाई वी शुड केप्ट इमर्स टू दीज मेटल्स इन वाटर, सॉरी इन केरोसिन ऑयल आपके पास। ठीक है, वाटर के साथ तो वैसे भी काफी वायलेंट रिएक्शंस हैं, ये काफी हाईली एक्सोथर्मिक रिएक्शंस है आपके पास, हाईली एक्सोथर्मिक रिएक्शंस हैं। अब इसी के बेसिस पे बताएंगे हम कि भी एक्सोथर्मिक होने की वजह से ही हमें इसको केरोसिन ऑयल में डिप करके रखना चाहिए। ठीक है, आपके पास देखो सोडियम और पोटासियम, जब सोडियम और पोटासियम की रिएक्शन किसके साथ होती है, वाटर के साथ। कैसा वाटर है, कोल्ड वाटर। कैसा बेटा, कोल्ड वाटर। कि जो सोडियम और पोटासियम है इतनी रिएक्टिव मेटल्स हैं कि वो कोल्ड वाटर के साथ ही रिएक्ट कर लेती हैं, कोल्ड वाटर के साथ ही रिएक्ट कर लेती हैं। तो बात करेंगे पोटासियम हाइड्रोक्साइड प्लस में आपके पास हाइड्रोजन गैस यहाँ से फॉर्मेशन यानी कि इवॉल्व होगी, सोडियम हाइड्रोक्साइड यहाँ पे हाइड्रोजन गैस। बैलेंसिंग कर लेंगे अपने बेसिस पे कि यहाँ पे खाली हमें समझना है, बैलेंसिंग हमने फर्स्ट चैप्टर में काफ़ी लर्न की है। अगर बैलेंसिंग की बात करें तो 2K तो इस तरह से हमने इनको क्या कर लिया, बैलेंस कर लिया। ठीक है, तो ये चीज़ आप कर सकते हो बैलेंसिंग। तो खाली अभी समझने के लिए देखना है हमें कि भी क्या होता है जब सोडियम और पोटासियम वाटर के साथ रिएक्ट करते हैं। वाटर कैसा है, ये कोल्ड वाटर। ठीक है, तो जब सोडियम और पोटासियम वाटर के साथ रिएक्ट करते हैं तो क्या बनाते हैं, ये हाइड्रोक्साइड, हाइड्रोजन आयन बनाते हैं आपके, पोटासियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड। साथ में मोस्ट इंपोर्टेंट हाइड्रोजन गैस इवॉल्व होती है। यहाँ पे कौन सी गैस इवॉल्व होती है, हाइड्रोजन गैस इवॉल्व होती है व्हेन सोडियम एंड पोटासियम रिएक्ट विद कोल्ड वाटर दे इवॉल्व हाइड्रोजन गैस। और आपको पता है हाइड्रोजन गैस फ्लेमेबल गैस है, यानी कि आग लग जाती है आसानी से। तो आग कैसे पकड़ेंगे, अब वायलेंट रिएक्शन है, काफी एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। तो ये आपके पास ध्यान देंगे कि मैंने आपको बताया है कि जो सोडियम और पोटासियम को केरोसिन ऑयल के अंदर क्यों डिप करके रखना चाहिए, वो रीजन यही है। देखो भाई आपके पास मान लो ये बीकर है, इसमें वाटर है, हमने इसमें पोटासियम डाला। ठीक है, ये पोटासियम है। जब पोटासियम को कोल्ड वाटर के अंदर ऐड किया तो यहां से हाइड्रोजन गैस के बबल बनना स्टार्ट होंगे, यानी कि हाइड्रोजन गैस इवॉल्व होगी तो बबल्स बनना स्टार्ट होंगे। और वो बबल्स क्या करेंगे, इसके ऊपर स्टिक हो जाएंगे
और जब ये ऊपर फ्लोट करेगा, ये चीज आप पहले ही पढ़ चुके हो, डेंसिटी, और जो आपके पास डेंसिटी वाला टॉपिक था, और साथ में जो आपके पास हार्डनेस थी मेटल की प्रॉपर्टी, उसमें आपने एक्सेप्शंस पढ़े थे कि सोडियम और जो पोटेशियम है काफी सॉफ्ट मेटल है, ठीक है, तो सॉफ्ट तो है ही, दे विल फ्लोट इन वाटर, तो वाटर के अंदर फ्लोट करेंगे, ऊपर आएंगे तो इनके ऊपर जो बबल्स हैं हाइड्रोजन के वो तो स्टिक हैं। और ये चीज मैंने आपको बताई है, हाईली एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, यानी कि हीट रिलीज होगी, यहां से क्या हो रही है, अभी हीट भी रिलीज हो रही है। अब आप एक बात बताओ, फायर के लिए हमें क्या क्या नेसेसिटी होती है, हीट मिल रही है, ऑक्सीजन एटमॉस्फेयर में ऑलरेडी प्रेजेंट है, तो जो ये हाइड्रोजन गैस है जब एटमॉस्फेयर में जाएगी, ऑक्सीजन मिल गया इनको, हीट यहां से निकली ही है, तो आग लग जाएगी, एकदम से ब्रश करेगी वो गैस, हाइड्रोजन गैस, ठीक है। जब हाइड्रोजन गैस बर्न करेगी तो ये फ्लोट करके ऊपर आ गया, इसके ऊपर भी क्या हाइड्रोजन गैस है, ठीक है, अटैच होती है, साथ ही साथ जो पोटासियम है या फिर सोडियम ले लो, तो वो भी क्या करना, बर्न करना स्टार्ट कर जाएंगे। तो यानी कि जो आपके पास सोडियम और पोटेशियम है, जब कोल्ड वाटर के साथ रिएक्ट करते हैं तो हाइड्रोजन गैस इवॉल्व करते हैं, और ये रिएक्शन काफी वायलेंट रिएक्शन है, यानी कि हाईली एक्सोथर्मिक रिएक्शंस है, साथ के साथ हीट प्रोड्यूस करती है काफी अमाउंट में, जिसकी वजह से जो हाइड्रोजन है ऑक्सीजन उसको एटमॉस्फेयर से मिल जाएगी और हीट मिल ही रही है, तो बर्न करना स्टार्ट कर देगी, साथ के साथ ये भी क्या कर लेंगे, बर्न करना स्टार्ट कर देंगे। तो ये थी आपके पास सोडियम और पोटेशियम के साथ वाटर की रिएक्शन। तो नेक्स्ट आपके पास है कैल्शियम। क्या है, कैल्शियम। इट कैन ऑल्सो रिएक्ट विद कोल्ड वाटर, भाई जो कैल्शियम है वो भी कोल्ड वाटर के साथ रिएक्ट कर सकती है। अब आप बोलेंगे सर हमने पोटेशियम और सोडियम के साथ ही क्यों नहीं इस रिएक्शन को कर दिया, भाई इसमें ये रिएक्ट तो कर जाएगी कोल्ड वाटर के साथ, बट इट विल नॉट कैच फायर, ये फायर कैच नहीं करेगी, बिकॉज इट इज नॉट दैट मच एक्सोथर्मिक रिएक्शन एज कंपेयर टू व्हेन सोडियम एंड पोटेशियम रिएक्ट विद कोल्ड वाटर। यानी कि जब ये रिएक्ट करेगी तो क्या बनाएगी, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड COH2, ठीक है, प्लस में हाइड्रोजन गैस यहाँ से बोलोगी, बैलेंसिंग की मैंने आपको पहले ही बता दिया है, यहाँ पे केवल रिएक्शंस को अंडरस्टूड करना है, बैलेंसिंग कर सकते हैं हम बाद में, और वो बहुत ही इजीली है, आपको ऑलरेडी हमने सिखा रखा है किस तरह से हम जो आपके पास रिएक्शंस हमको बैलेंस करते हैं, ठीक है। तो आपके पास कैल्शियम हाइड्रोक्साइड और हाइड्रोजन गैस यहाँ से इवोल्व हुई है। तो आपके पास कैल्शियम है, फर्स्टली तो ये सिंक हो जाएगी, यानी कि ये मान लो वाटर है, इसके अंदर हमने कैल्शियम डाला, फर्स्टली इट विल सिंक, फर्स्टली इट विल सिंक, बट व्हेन इट रिएक्ट विद वाटर it produce calcium hydroxide and hydrogen gas, and bubbles of these hydrogen gas stick on calcium, कैल्शियम के ऊपर भी चिपक जाएंगे, और भाई आपको पता है बबल्स लाइट हैं, हल्के हैं, इसको भी क्या करेंगे, फ्लोट कराएंगे, तो फर्स्टली इट विल सिंक एंड व्हेन bubbles of hydrogen gas stick on it will float, तो ये क्या करेगी, फ्लोट करेगी। तो यहाँ पे क्या था भी, ये रिएक्ट तो करेगा वो कोल्ड वाटर के साथ, बट फायर कैच नहीं करेगा, बिकॉज दिस रिएक्शन इज नॉट दैट मच एक्सोथर्मिक एज कंपेयर टू पोटेशियम एंड सोडियम। सो ये आपके साथ जब कैल्शियम ने रिएक्ट किया, किसके साथ रिएक्ट किया, वाटर के साथ, कोल्ड वाटर के साथ, ये भी कैसी रिएक्शन थी, कोल्ड वाटर के साथ, तो क्या बनाएगा, ये भी हाइड्रोजन गैस इवॉल्व करेगा यहाँ पर। सो ये तो थी आपके पास पोटेशियम, सोडियम और कैल्शियम के साथ। अब नेक्स्ट हम देखते हैं मैग्नीशियम के साथ। व्हाट हैपन व्हेन मैग्नीशियम रिएक्ट विद वाटर, बट ये तीनों तो कोल्ड वाटर के साथ रिएक्ट कर रहे थे, ये किसके साथ करेगा, हॉट वाटर के साथ रिएक्ट करेगा, किसके साथ रिएक्ट करेगा, हॉट वाटर। तो भाई सेम हॉट वाटर के साथ रिएक्ट करेगा, तो क्या है, MgS2 प्लस हाइड्रोजन गैस
तो ये क्या करेगा, जब मैग्नीशियम हॉट वाटर के साथ रिएक्ट करेगा, it will not react with cold water because it is not that much reactive as compared to these three elements. इन तीन एलिमेंट्स की तरह ये इतना रिएक्टिव नहीं है कि कोल्ड वाटर के साथ भी रिएक्ट कर जाए. सो इट विल रिएक्ट विद हॉट वाटर, एंड व्हेन इट विल रिएक्ट विद हॉट वाटर इट प्रोड्यूस मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड एंड हाइड्रोजन गैस इवॉल्व हियर. तो यहाँ पे क्या होगा, आपके पास हाइड्रोजन गैस इवॉल्व होगी. तो आपके पास और साथ में ये क्या करता है, जो मैग्नीशियम है, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड भी बनाता है, प्लस में ये मैग्नीशियम ऑक्साइड भी बनाता है, यानी कि मेटल ऑक्साइड भी बनाता है और हाइड्रोजन गैस इवॉल्व होती है. आपके पास ये इक्वेशन आपको रिवाइज करनी है. सो नेक्स्ट रिएक्शन अब आपके पास देखो, मैग्नीशियम तक हमने वाटर के साथ रिएक्टिविटी कर ली मेटल्स की. आगे हम देखेंगे एल्यूमिनियम, जिंक और आयरन के साथ. बाकी जो आपके पास लेड से लेके प्लेटिनम तक जो मेटल्स बची हैं, these element will not react with water at any condition. जो ये और एलिमेंट बचे हैं आपके पास, मेटल्स बची हैं, ये किसी भी कंडीशंस में मेटल्स है जो ये किसी भी कंडीशन में वाटर के साथ रिएक्ट नहीं करेंगे. कंडीशन में इनटू से वही सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम कोल्ड वाटर के साथ भी रिएक्ट कर लेता है. जो आपके पास मैग्नीशियम है वो हॉट वाटर के साथ रिएक्ट करता है, और जो बची हुई मेटल्स रह गई वो क्या करती है, आपके पास स्टीम के साथ रिएक्ट करती है, स्टीम भाप. ठीक है, तो उनके साथ क्या करती हैं, रिएक्ट करती हैं, जैसे एल्यूमिनियम, जिंक और आयरन. भाई हमने इन मेटल्स को देखा, ये तो क्या कर रहे थे, मेटल हाइड्रोक्साइड बना रहे थे. बट ये जो मेटल्स है आपके पास एल्यूमिनियम, जिंक और आयरन, these will not form metal hydroxide ion, they will form metal oxide. यानी कि जो मेटल्स ये जब स्टीम के साथ रिएक्ट करेंगी, ठीक है, तो क्या फॉर्म करेंगी ये एल्यूमिनियम. एल्यूमिनियम की वैलेंसी कितनी है, +3, ऑक्सीजन की -2, क्रिस कराओगे तो Al2O3. इसी तरह Zn और जिंक ऑक्साइड Fe3O4. ठीक है, तो जो ये रिएक्शंस हैं, यानी कि ये जब इन्होंने रिएक्ट किया, किसके साथ रिएक्ट किया, स्टीम के साथ रिएक्ट किया, तो ये क्या बनाएंगे भी आपके पास मेटल ऑक्साइड बनाएंगी, ना कि मेटल हाइड्रोक्साइड बनाएंगी. तो ये चीज ध्यान रखनी है कि जो आपके पास फर्स्ट 4 मेटल्स हैं, दे विल फॉर्म मेटल हाइड्रोक्साइड एंड दिस फॉर्म मेटल ऑक्साइड. और ये क्या बनाती है आपके पास, मेटल ऑक्साइड बनाती हैं, यानी कि एल्यूमिनियम, जिंक और आयरन है, जब ये स्टीम के साथ रिएक्ट करती है तो ये क्या बनाती है, मेटल ऑक्साइड बनाती है, साथ के साथ आपके पास हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस करती हैं. तो ये चीज आपने ध्यान रखनी है. और जो लेड से लेके प्लेटिनम तक एलिमेंट है, दे विल नॉट रिएक्ट विद वाटर, ये वाटर के साथ रिएक्ट नहीं करते एट एनी कंडीशन, किसी भी कंडीशन पर भी ये वाटर के साथ रिएक्ट नहीं करते. एल्यूमिनियम, जिंक और जो आयरन है ये क्या करते हैं, स्टीम के साथ रिएक्ट करते हैं, मेटल ऑक्साइड बनाते हैं, ना कि मेटल हाइड्रोक्साइड. और जो आयरन वाली रिएक्शन है ये तो आपके पास क्या है, रिवर्सिबल रिएक्शन भी है, ये रिवर्स भी हो सकती है आपके पास. तो ये चीज आप ध्यान रखेंगे. सो आपके पास मेटल्स के साथ रिएक्टिवेशन होके जो आपके पास कंपाउंड बने वो आपने पढ़े. क्या कंपाउंड बने, जो फर्स्ट 4 मेटल्स थे उनके साथ मेटल हाइड्रोक्साइड और बाकी 3 के साथ क्या था, मेटल ऑक्साइड, और हाइड्रोजन गैस इवॉल्व हुई है. ठीक है भाई, तो इस चीज को रिमाइंड रखेंगे. नेक्स्ट आपके पास आता है कि व्हाट हैपन, what happen when metal react with acid. What happen when metal
रिएक्ट विद एसिड। क्या होता है जब मेटल एसिड के साथ रिएक्ट करता है? कि भाई हमने वाटर के साथ मेटल्स की वाटर के साथ रिएक्टिविटी देख ली, तो आप देखेंगे हम क्या होता है जब मेटल एसिड के साथ रिएक्ट करता है। और एसिड भी कैसे बेटा? डाइल्यूट एसिड। डाइल्यूट एसिड होते क्या है? हमने सेकंड चैप्टर में पढ़ा था कि डाइल्यूट एसिड वो होते हैं जो आपके पास मतलब कि उनके अंदर वाटर ऐड कर दिया जाता है, उनकी जो कंसंट्रेशन है वो डिक्रीज कर दी जाती है, यानी कि उनके अंदर जो H पॉजिटिव आयन बनाने की कंसंट्रेशन वो कम हो जाती है, यानी कि वो डाइल्यूट हो जाते हैं। ठीक है, तो जो कंसंट्रेटेड एसिड है और डाइल्यूट एसिड में हमने डिफरेंस पढ़ा था सेकंड चैप्टर में। अब देखेंगे कि क्या होता है जब ये मेटल्स रिएक्ट करते हैं किसके साथ? डाइल्यूट एसिड के साथ। जैसे क्या हो गया आपके पास? डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड हो गया, डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड हो गया। अब नाइट्रिक एसिड की बात करें तो नाइट्रिक एसिड के साथ ये मेटल्स रिएक्ट नहीं करती। डाइल्यूट एसिड के साथ मेटल रिएक्ट नहीं करती बिकॉज जो आपके पास डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड होता है वो स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है। क्या होता है? स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है भाई। अब स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट मींस टू से कि भी ऑक्सीजन अप्लाई करता है, ऑक्सीजन प्रोवाइड करता है ऑक्सीडेशन के लिए, तो ये रिएक्ट नहीं कर पाती मेटल्स इसके साथ। उसका रीजन अभी हम डिस्कस करेंगे, तो आपको ये चीज ध्यान रखनी है। डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड होता है वो स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है, सो दैट्स व्हाई मेटल्स डू नॉट रिएक्ट विद डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड। तो देखिए आपके पास कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, ठीक है, इनको देखेंगे आप। कैल्शियम हो गया भाई, मैग्नीशियम हो गया, एल्यूमिनियम हो गया। अब इनकी रिएक्शन करा दो एसिड के साथ, डाइल्यूट एसिड कैसा है? डाइल्यूट है। ठीक है, मेंशन कर दिया हमने। ठीक है, डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड। तो जब इनकी रिएक्शन कराएंगे तो Cl2 प्लस में हाइड्रोजन गैस, ये डाइल्यूट है हमें पता है, 2HCl 2HCl 2HCl। ठीक है, CaCl2, यानी कि क्या हुआ जब मेटल ने एसिड के साथ रिएक्ट किया, साल्ट बना प्लस हाइड्रोजन गैस, यानी कि व्हेन मेटल रिएक्ट विद डाइल्यूट एसिड दे फॉर्म साल्ट एंड हाइड्रोजन गैस। और यहाँ पे क्या हुआ भी? हाइड्रोजन गैस इवोल्व हुई। मैग्नीशियम के साथ कराया तो क्या बनेगा? MgCl2 प्लस हाइड्रोजन गैस इवोल्व हुई है। एल्यूमिनियम के साथ कराएंगे तो क्या बनेगा आपके पास? AlCl3, यानी कि आपके पास 6HCl 2AlCl3 प्लस में आपके पास क्या हो जाएगा? 3H2, हाइड्रोजन गैस यहाँ से इवोल्व हुई है। तो यानी कि जब मेटल्स ने किसके साथ रिएक्ट किया? एसिड के साथ रिएक्ट किया, तो साल्ट और हाइड्रोजन गैस यहाँ से इवोल्व हुई है। अब जैसे एग्जांपल और भी काफी है, आपके पास जिंक है। जिंक को जब डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड के साथ, कैसा एसिड है ये? डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड के साथ रिएक्ट किया तो क्या बन गया? ZnSO4, और क्या हुआ? हाइड्रोजन गैस इवोल्व हुई यहाँ पर। और ले लो आपके पास मैग्नीशियम, मैग्नीशियम को रिएक्ट किया सल्फ्यूरिक एसिड के साथ तो क्या हो जाएगा आपके पास? MgSO4 प्लस हाइड्रोजन गैस यहाँ से इवोल्व हुई है। तो जो सभी आपके पास मेटल्स हैं, अब बात करने लग जाए पोटेशियम और सोडियम की। सोडियम की बात कर लो आप। सोडियम है, सोडियम की अगर एसिड के साथ रिएक्ट कराएंगे तो वो काफ़ी वायलेंट रिएक्शन हो जाएगी, काफ़ी एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, तो वो रिएक्ट नहीं करेगी क्योंकि काफ़ी हाईली रिएक्टिव एलिमेंट है। तो इन्हीं मेटल्स की हमने क्या किया है? एसिड के साथ रिएक्शन करवानी है। तो आप देखेंगे कि जो ये मेटल्स हैं जब एसिड के साथ रिएक्ट करती है तो साल्ट बनाती है और हाइड्रोजन गैस यहाँ से इवोल्व होती है। ठीक है, कुछ एक और एग्जाम्पल ले लो आप, जैसे आप मैग्नीशियम का हो, ये काफ़ी है आई थिंक। ठीक है, जैसे आप कैल्शियम का ले लिया, H2SO4 के साथ ले लो CaSO4, कैल्शियम सल्फेट साल्ट है,
हाइड्रोजन गैस यहाँ से भी इवोल्व होगा। ठीक है, तो ये चीज आई समझ में कि यानी कि जब मेटल एसिड के साथ रिएक्ट करती है तो साल्ट और हाइड्रोजन गैस बनाती हैं। ठीक है, तो ये चीज आपने याद रखनी है। और भी आपने एक चीज भी याद रखनी है कि जो आपके पास इस रिएक्टिविटी सीरीज में हाइड्रोजन से ऊपर है, इस रिएक्टिविटी सीरीज में जो एलिमेंट हाइड्रोजन से ऊपर है केवल वही हाइड्रोजन गैस इवॉल्व करेंगे। आपके पास रिएक्टिविटी सीरीज में दोबारा रिमाइंड करा रहा हूं, केदार, नाथ, का, माली, आलू, जरा, फीके, पकाता, यानी कि लेड तक जो एलिमेंट हैं केवल वो ही मेटल एसिड के साथ रिएक्ट करके, डाइल्यूट एसिड के साथ रिएक्ट करके हाइड्रोजन गैस इवॉल्व करते हैं। हाइड्रोजन से नीचे देखने लग जाओ भैया, आप मान लो मैंने कॉपर की करा दी, ठीक है, अगर डाइल्यूट के साथ कराओगे, आप डाइल्यूट एसिड के साथ रिएक्शन कराओगे तो दिस रिएक्शन विल नॉट बी पॉसिबल, यानी कि डाइल्यूट एसिड के साथ रिएक्ट नहीं करके, मतलब रिएक्ट करके वो आपके पास हाइड्रोजन गैस इवॉल्व नहीं करेंगे। यानी कि जो हाइड्रोजन, कॉपर, मरकरी, सिल्वर, गोल्ड, प्लेटिनम, जो ये हाइड्रोजन से नीचे के एलिमेंट हैं उनके साथ रिएक्ट करके जो डाइल्यूट एसिड है अगर रिएक्ट करता है तो वहां पे हाइड्रोजन गैस इवॉल्व नहीं होती। ये चीज आपने याद रखनी है। और ये कब नहीं हाइड्रोजन गैस इवॉल्व होती है? जब डाइल्यूट एसिड की बात, किसकी बात हो गई? डाइल्यूट एसिड की बात होगी। ठीक है, डाइल्यूट एसिड की बात होगी। और डाइल्यूट एसिड भी हम रिएक्शंस देखो किसके साथ? मैग्नीशियम के साथ, एल्यूमिनियम के साथ और जिंक के साथ। ठीक है, ये चीज आपने याद रखनी है। ठीक है, ज्यादातर हमने रिएक्शन किसके साथ? मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, जिंक, इनके साथ देखी हमने। ठीक है, तो भाई ये आपके पास मेटल्स की एसिड के साथ रिएक्शन हो गई। और इसमें मैंने आपको बताया था कि डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड होगा। अगर डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड है, अगर डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड है तो नाइट्रिक एसिड HNO3, यानी कि जो नाइट्रिक एसिड है उनके साथ ये मेटल्स, जो डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड के साथ ये मेटल रिएक्ट नहीं करती। अब क्यों नहीं रिएक्ट करती? यानी कि देखेंगे हाइड्रोजन गैस इवॉल्व नहीं होगी रिएक्ट करने के बाद। तो उसके लिए रीजन मैंने आपको बताया था कि जो नाइट्रिक एसिड है वो स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। क्या है आपके पास? स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। अब स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होने की वजह से वो आपके पास जब रिएक्ट करेगी, जैसे अगर हम देख लेते हैं आपके पास जिंक के साथ जब हमने नाइट्रिक एसिड की रिएक्शन कराएंगे, और कैसा नाइट्रिक एसिड है ये? डाइल्यूट, क्या भी? डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड। तो जो यहाँ पे हाइड्रोजन गैस इवॉल्व हुई है, वही हाइड्रोजन गैस जब यहाँ पे इवॉल्व होगी तो वो हाइड्रोजन गैस, नाइट्रिक एसिड एक स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, उस हाइड्रोजन को ये क्या करेगा? ऑक्सीजन प्रोवाइड कर देगा। और ऑक्सीजन प्रोवाइड होने के बाद क्या बना देगा? अभी इतनी एक्सोथर्मिक रिएक्शन है कि बरंट हो जाएगी तो वाटर फॉर्मेशन हो जाएगा। तो यहाँ पे ये रिएक्शन है जिसमें हाइड्रोजन गैस प्रोवाइड मतलब इवॉल्व नहीं होगी, बिकॉज नाइट्रिक एसिड एक स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है और वो हाइड्रोजन को ऑक्सीजन प्रोवाइड कर देगा वहाँ पे। ठीक है भाई, और ये इतनी एक्सोथर्मिक है नहीं कि भी यहाँ पे जिस तरह से आपने सोडियम पोटेशियम के साथ देखा था कि फायर कैच कर लेती है, तो इसलिए यहाँ पे वाटर फॉर्मेशन हो जाती है। तो ये चीज आई आपको समझ में। यहाँ पे मैंने जो मेटल्स की डाइल्यूट एसिड के साथ रिएक्शन थी उसमें मैंने एक डाउट छोड़ा है आप लोगों के लिए। हाँ, ये चीज याद रखनी है कि भी आप सोचोगे कि सर हर वीडियो में, कई वीडियो में, हर में तो नहीं, अप्रोक्सीमेटली मतलब 2-3 वीडियो में मैंने आपको बोला है कि भी मैंने डाउट छोड़ा है। उन वीडियोस में डाउट था भी और वो इतना मतलब कंसर्न नहीं था, सो दैट्स व्हाई यू डिडंट नोटिस। बट इस वीडियो के अंदर हमने एक काफ़ी मतलब इम्पोर्टेंट डाउट छोड़ा है, और जो बच्चा उस डाउट को कंसल्ट करेगा हमारे साथ कमेंट सेक्शन में तो हमें काफ़ी खुशी होगी। स्पेशल मेंशन करूंगा मैं उस बच्चे का नाम नेक्स्ट वीडियो में। जो बच्चा हमारे साथ उस डाउट को कंसल्ट करेगा
देखना कि भी मैंने इस वीडियो में कहाँ पे डाउट छोड़ा है आप लोगों के लिए, और इस रिएक्टिविटी सीरीज से रिलेटेड है, जब एसिड के साथ उनको हमने रिएक्ट करवाया है तो वो चीज़ आप याद रखेंगे। ठीक है, याद रखने का मतलब है ध्यान से देखेंगे और हमारे साथ कमेंट सेक्शन में जरूर उस बात को डिस्कस करना है। तो भाई हमने यहाँ पे आपके पास देखा कि किस तरह से डाइल्यूट एसिड के साथ रिएक्ट करके साल्ट और हाइड्रोजन गैस इवोल्व हुई, और नाइट्रिक एसिड के साथ रिएक्ट करके हाइड्रोजन गैस इवोल्व नहीं होती बिकॉज ये एक स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। अगर पेपर में आपके पास ये क्वेश्चन आ जाता है कि जो आपके पास नाइट्रिक एसिड है, जो नाइट्रिक एसिड है वो डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड, कैसा नाइट्रिक एसिड, डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड वाटर के साथ रिएक्ट करके जो डाइल्यूट नाइट्रिक ऑक्साइड डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड है वो मेटल्स के साथ रिएक्ट करके आपके पास हाइड्रोजन जो गैस बनी इवोल्व हुई है उसको ऑक्सीजन प्रोवाइड कर देता है बिकॉज स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, तो वो आपके पास इसीलिए हाइड्रोजन गैस इवोल्व नहीं कर पाता। तो ये ठीक है, लेकिन अगर क्वेश्चन आ जाता है कि कौन सी ऐसी मेटल्स हैं, कौन सी ऐसी मेटल्स हैं जो डाइल्यूट एसिड के साथ, कौन सा एसिड, नाइट्रिक एसिड के साथ रिएक्ट करके हाइड्रोजन गैस इवोल्व करती हैं, तो कौन कौन सी है, मैग्नीशियम और मैग्नीज। और ये डाइल्यूट के साथ नहीं, वेरी वेरी डाइल्यूट, मीन टू से बहुत ही डाइल्यूट एसिड है, कम डाइल्यूट नहीं है, जैसे हमने सल्फ्यूरिक एसिड और हाइड्रोक्लोरिक एसिड की बात की उनसे भी काफी डाइल्यूट है, यानी कंसंट्रेशन बिल्कुल ना के बराबर है ही नहीं, कंसंट्रेशन बिल्कुल डाइल्यूट एसिड है, तो वो डाइल्यूट एसिड है इनके साथ रिएक्ट करेगा तो हाइड्रोजन गैस इवोल्व करेगा। ठीक है ना, यानी कि मैग्नीशियम और मैग्नीज के साथ रिएक्ट कर लेगा वो। ठीक है, कौन सा, डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड, कौन सा भाई, डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड। ये चीज आपने याद रखनी है कि जो डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड है वो रिएक्ट कर लेगा, कौन सा, वेरी वेरी डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड, इसके साथ मैग्नीज और मैग्नीशियम के साथ। ये चीज आपने ध्यान रखनी है। तो आज की वीडियो में हमने देखा कि जब मेटल्स वाटर के साथ रिएक्ट करती है तो क्या होता है, जब मेटल एसिड के साथ रिएक्ट करती है तो क्या होता है। मेटल्स की हम रिएक्शंस देखी वाटर के साथ और एसिड के साथ, तो अलग अलग प्रॉपर्टीज फॉर्म हुई। जिस तरह से आपके पास टॉप की जो रिएक्टिव मेटल्स थी वो कोल्ड वाटर के साथ भी रिएक्ट कर रही थी। ठीक है, कुछ हॉट वाटर के साथ, एक हॉट वाटर के साथ और कुछ स्टीम के साथ रिएक्ट किया उन्होंने। ठीक है, एसिड के साथ भी देखा। नेक्स्ट है आपके पास कि जब जो मेटल है दूसरे मेल्ट सॉल्यूशन साल्ट मेटेलिक साल्ट के साथ रिएक्ट करती है, व्हेन मेटल रिएक्ट विद अनदर मेटेलिक साल्ट। ठीक है, व्हाट हैपन व्हेन मेटल रिएक्ट विद अनदर मेटेलिक साल्ट, यानी कि जब एक मेटल, जैसे आपके पास एग्जांपल है ये टिक्कर था, इस बीकर के अंदर हमने क्या ले लिया, कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन ले लिया और जिंक के ग्रेन्यूल डाल दिए। अभी हमने एनसीईआरटी में आपको दे भी रखा है, जिंक के क्या कर दिया हमने, ग्रेन्यूल डाल दिया, यानी कि कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन था, जिंक के ग्रेन्यूल डाल दिए, तो क्या होगा, ZnSO4 प्लस कॉपर। तो इसने क्या कर दिया, डिस्प्लेस कर दिया इसको, when a metal react with another metal salt या metallic salt। ठीक है, कॉपर सल्फेट के साथ जब जिंक रिएक्ट करेगा तो क्या करेगा, ZnSO4 जिंक सल्फेट और कॉपर यहाँ पे रह गया। ठीक है, तो इस रिएक्शन के अंदर आपने क्या देखा, कॉपर को डिस्प्लेस कर दिया, यानी कि कॉपर के जो सल्फेट आयंस थे उसको डिस्प्लेस कर दिया, किसी ने, जिंक ने। क्यों डिस्प्लेस किया, हम इस रिएक्टिविटी को देखेंगे। कॉपर और जिंक कौन ऊपर है, जिंक ऊपर है, यानी कि कहने का मतलब है कि जिंक ज्यादा रिएक्टिव है। किससे ज्यादा रिएक्टिव है, कॉपर से ज्यादा रिएक्टिव है। दोज काइंड ऑफ रिएक्शन इन विच
हाईली रिएक्टिव एलिमेंट डिस्प्लेस विद लीस्ट रिएक्टिव एलिमेंट, यानी कि दोज काइंड ऑफ रिएक्शन इन विच हाईली रिएक्टिव एलिमेंट, यानी कि जो ज्यादा रिएक्टिव एलिमेंट है वो कम रिएक्टिव एलिमेंट के साथ क्या कर देता हूँ, क्या इसको डिस्प्लेस कर देता है, ठीक है। और वही ऐसा इस रिएक्शन में हुआ है। तो इस टाइप के रिएक्शन को आप क्या बोलते हो, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो इसके बारे में और भी हम नेक्स्ट लेक्चर में जानेंगे। अभी मैंने केवल आपको थोड़ा सा बताया है, और भी बहुत सारे रिएक्शंस हैं। रिएक्टिविटी के बेसिस पे हम रिएक्शंस, भाई हमने देख लिया मेटल्स किस तरह से दूसरे मेटेलिक साल्ट को डिस्प्लेस कर देते हैं। तो अब हम देख लेते हैं, मैंने लास्ट वीडियो में एम्फोटेरिक ऑक्साइड के बारे में बोला था, उनके एग्जांपल दिए थे। एम्फोटेरिक ऑक्साइड, दोज मेटेलिक ऑक्साइड बिहेव एसिडिक एज वेल एज बेसिक, यानी कि दोनों की तरह बिहेव करते हैं। एसिडिक नेचर और बेसिक नेचर, दो तरह का नेचर होता है। तो उनको क्या बोलते हैं हम, एम्फोटेरिक ऑक्साइड बोलते हैं। एग्जांपल ले लो आप, एल्यूमिनियम, जिंक, लेड, जो ये मेटल्स होते हैं, इनके जो ऑक्साइड होते हैं वो एम्फोटेरिक ऑक्साइड होते हैं। एग्जाम में आ जाता है, व्हाट डू यू मीन बाय एम्फोटेरिक ऑक्साइड एंड नेम दोज मेटल बिहेव एज एम्फोटेरिक ऑक्साइड, यानी कि जो एम्फोटेरिक ऑक्साइड होते हैं या उनकी तरह बिहेव करते हैं। और एम्फोटेरिक ऑक्साइड होते क्या, जो दोनों की तरह बिहेव करते हैं, एसिड एज वेल एज बेस, यानी कि दोनों के साथ रिएक्ट कर सकते हैं, एसिड के साथ भी और बेस के साथ भी। वो क्या कहलाते हैं आपके पास, एम्फोटेरिक ऑक्साइड कहलाते हैं। सो दिस इज ऑल अबाउट टुडे। आई होप एवरीवन अंडरस्टैंड। इफ एनीवन हैव एनी प्रॉब्लम, you can discuss with us in comment section, and I told you about doubt. I will be happy when anyone will discuss those doubt with us in comment section. So thanks for watching.